स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। आज हम आप लोगों के सामने विज्ञान विषय से संबंधित मॉडल प्रश्न प्रारूप प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक नए नए अपडेट्स वीडियो से संबंधित पहुंचती रहे। चलिए अब हम लोग मॉडल प्रश्न प्रारूप जो 2020-21 के लिए झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा जारी किया गया है उसकी ओर चलते हैं, जो 40 पूर्णांक के हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, दूध क्या है? या दूध है, द्रव है, ठोस है, गैस है, या BEC है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। तो दूध एक लिक्विड है। तो दूध हम जानते हैं कि वैसा पदार्थ जिसका द्रव का अगर परिभाषा देंगे तो वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, और जिनके कणों के बीच कमजोर अंतरानुक बल पाया जाता है, द्रव कहलाता है। तो इसका जो उत्तर होगा हमारा द्रव होगा। अगला जो प्रश्न हमारा, गैसों के बीच आकर्षण बल होता है। तो गैसों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा, गैसों के बीच सबसे कम आकर्षण बल पाया जाता है, तो लेस हो जाएगा इसका उत्तर, या कम। अगला प्रश्न जो हमारा है, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहता है क्योंकि। तो इसका संबंध जो है डेंसिटी से, घनत्व से है। जिसका घनत्व कम होता है वो पानी के ऊपर तैरता है। तो बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है इसलिए पानी के ऊपर तैरता रहता है, जबकि बर्फ और पानी दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन उसका घनत्व कम होने की वजह से वो पानी के ऊपर तैरता है। इसलिए इसका उत्तर जो हो जाए, बर्फ जल से हल्का होता है क्योंकि इसका संबंध जो घनत्व से है, कम होता है और हल्का होता है। अगला जो प्रश्न है, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? तो गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है, क्योंकि जानते हैं कि गर्म होने पर कोई भी चीज़ एक्सपेंड होता है। जब एक्सपेंड होने के बाद फैलता है। गर्मी पाने पर हर वस्तु जो होता है उसका परिसर और द्रव्यमान ये सब चीज़ बढ़ता है, तो वो इंक्रीज होगा। तो इसका सीधा मान जो है बढ़ना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कपड़ा गर्मियों के समय अधिक आरामदेह होता है? तो गर्मियों के समय वो ऐसा कपड़ा आरामदेह होता है जो सूर्य की रोशनी का अधिकांश भाग परावर्तित कर देता हो। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पॉलिस्टर, दूसरा सिल्क, तीसरा सूती, चौथा सिंथेटिक। तो सूती कपड़ा सूर्य के प्रकाश का अधिकांश भाग जो है परावर्तित कर देता है, इसलिए हमको ठंड की अनुभूति होती है। अगला जो प्रश्न है हमारा, कि प्रोटॉन कण क्या है? तो प्रोटॉन जो कण होता है वो धनावेशित कण होता है। इसको हम P से भी सूचित करते हैं। तो प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। परमाणु भार बराबर होता है, परमाणु जो भार होता है और बराबर होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन के। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, परमाणु भार न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है। परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों कण मौजूद होते हैं, तभी उसकी नाभिक की संरचना होती है। इसलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें कौन अक्रिय गैस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनर्ट गैस? अक्रिय गैस किसे कहते हैं या अक्रिय गैस कौन है? तो अक्रिय गैस जो होती है वो बल्ब में डाली जाती है। तो बल्ब में डाली जाने वाली गैस जो है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब जो गैसें होती है, जेनॉन वगैरह, वो सब होती हैं। तो नियॉन जो हो जाएगी अक्रिय गैस है। कैनाल किरणें
किसका किरण पुंज है? तो कैनाल किरणें जो होती है अल्फा पार्टिकल का किरण पुंज होती है और इसको हम धनावेशित कण या एनोड किरण कहते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, एक तत्व के समस्थानिक होते हैं। एक तत्व के जो समस्थानिक जो होते हैं उसके परमाणु संख्या समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। तो सेम एटॉमिक नंबर होगा। जैसे इसमें परमाणु समस्थानिक जब आते हैं तो हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अगला जो प्रश्न है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? सोडियम जो है, एक इंग्लिश लैंग्वेज में इसको हम सोडियम कहते हैं लेकिन एक्चुअल जो है ये नाइट्रियम है। इसको Na से डिनोट किया जाता है। इसका परमाणु संख्या 11 होता है और 2, 8, 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 281 होता है। तो इस प्रकार इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होगा। किसी तत्व के परमाणु में 18 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन तथा 17 प्रोटॉन है तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। तत्व का परमाणु द्रव्यमान उसके नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के भार के बराबर होता है। तो 18 और 17 जोड़ेंगे तो 35 होगा। तो यह उसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारा है, किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य कभी नहीं हो सकता है। अगर हम घर से स्कूल जाते हैं तो प्लस है, लेकिन घर से जब स्कूल से जब घर आते हैं तो माइनस हो जाता है डिस्टेंस। तो प्लस और माइनस वो हमारा विस्थापन शून्य होगा, लेकिन किसी तय की गई दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, शून्य नहीं हो सकता है। इसका उत्तर शून्य नहीं होगा। ओडोमीटर क्या मापता है? तो गाड़ियों में ओडोमीटर जो होती है तय की गई दूरी को मापता है। तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ओडोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 18 किलोमीटर मतलब 18,000 मीटर 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। तो इसको भाग देंगे तो हम 5 बार में कट जाता है। तो इसका सीधा उत्तर जो है 5 होगा। किसी विशेष दिशा में कण की चाल को उसका डैश कहते हैं। किसी एक समान समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को उस वस्तु का वेग कहते हैं। तो वेलोसिटी हो गया, और वेलोसिटी जो होता है एक सदिश राशि है। अगला जो प्रश्न है, न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन जो हमारा बल का मात्रक है। तो इसका जो उत्तर जो हमारा हो जाएगा बल हो जाएगा। न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? तो न्यूटन का गति का दूसरा जो नियम है वो बल की परिभाषा देता है, और यह 20वीं शताब्दी में अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दिया गया था। हम जानते हैं कि बल न्यूटन का द्वितीय गति नियम जो होता है संवेग परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है, और आपेक्षिक घनत्व के सिद्धांत द्वारा बाद में आइंस्टाइन ने बल की परिभाषा की अवधारणा दी थी। अगला जो प्रश्न हमारा है 20वां, वो ध्वनि तरंगों की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो ध्वनि तरंग की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होती है। तो तरंग जो एक प्रकार का जो कंपन या विक्षोभ है जो किसी उसको विचरण के लिए ठोस द्रव या गैस का होना आवश्यक है, लेकिन ठोस में यह सबसे तीव्र गति से गति करती है। श्रव्य ध्वनि का प्रास होता है, मतलब ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड इज, मतलब सुनने के लिए मनुष्य कितनी श्रव्यता या प्रास तक की ध्वनि को सुन सकता है। तो मनुष्य जो होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। आवृत्ति n, तरंगदैर्घ्य लैम्डा तथा तरंग की चाल v में क्या संबंध है? तो v बराबर n लैम्डा होता है। सीधा इसका संबंध जो होता है v जो होता है, जिसको हम तरंग की चाल कहते हैं, वो आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य का गुणनफल होता है। तो
तो इसका उत्तर जो हमारा 1 हो जाएगा। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक जो है जूल होगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान कितना होता है? तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान जो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका उत्तर यह हो जाएगा। 4 वस्तुएं पी क्यू आर तथा एस के द्रव्यमान क्रमशः 5 केजी, 10 केजी, 15 केजी तथा 20 केजी हैं। किसका जड़त्व अधिक होगा? तो जड़त्व का संबंध जो है द्रव्यमान से होता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो S जो है उसका द्रव्यमान अधिक है, इसलिए उसका जड़त्व भी उसी का जड़त्व अधिक होगा। उत्तर हमारा जो है S का हो जाएगा। निम्न में से कौन सही है? तो v² - u² = 2as ये सही है। बाकी और जितने भी हैं ये सभी किसी न किसी प्रकार से गलत दिए गए हैं। आत्महत्या का थैला कहलाता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन एज सुसाइडल बैग? आत्महत्या का थैला लाइसोसोम को कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर की मृत कोशिकाओं को घोल करके लास्ट में इन कोशिकाओं को गला देता है, ताकि शरीर में अन्य प्रकार की जो विषाद हैं, बीमारियां, उनसे बचा जा सके, मृत कोशिकाओं से होने वाली। अगला जो प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। अगला जो प्रश्न हमारा है, कि जीन बने होते हैं। तो जीन जो होते हैं, मनुष्य का जो जीन होता है डीएनए के खंड से बना होता है। तो जीन का जो संबंध होता है डीएनए से होता है। डीएनए पैतृक गुणों का वाहक होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, और यह जीन ही मनुष्य की जीवन लीला को निर्धारित करता है कि उसकी आयु क्या होगी, वो कितने समय तक जिएगा और कितनी उसमें क्षमता होगी। अगला जो प्रश्न हमारा है, रंगीन प्लास्टिक को कहते हैं। तो रंगीन प्लास्टिक जो होता है उसको हम वर्णी लवक कहते हैं। इसको हम हिंदी में इंग्लिश में क्रोमाप्लास्ट भी कहते हैं। इसे रंगीन व लवक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ज़ैथोफिलस तथा कैरोटीन नामक पिगमेंट पाया जाता है। तो रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो पूरे शरीर में खून की उपस्थिति को दर्शाता है और पोषण को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। रतौंधी क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस। तो रतौंधी जो है एक अभावजन्य रोग है जो विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होता है। यदि विटामिन ए की कमी को पूरा कर लिया जाए तो रतौंधी बीमारी से निजात पाया जा सकता है। कर्क कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? तो कर्क चूंकि पादप कोशिका का भाग होता है, इसलिए उसमें सेलुलोज की मात्रा पाई जाएगी। शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक को शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं। तो शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाने वाले पदार्थ को की रचना करने वाले जो भाग होते हैं उसको हम एपिथेलियमी ऊतक करते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर में जो रक्षात्मक आवरण है या भाग है उसका निर्माण करता है। इसका ऊतक एपिथेलियमी ऊतक होगा। एनीमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होता है? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट या एलिमेंट डज एनीमिया डिजीज अकर? तो एनीमिया जो है आयरन की कमी से होने वाली एक बीमारी है। अगला है कि एक दीर्घकालिक रोग है। तो एक दीर्घकालिक रोग, मलेरिया जो है एक दीर्घकालिक रोग है, क्योंकि ये इस बीमारी को होने में और इसका इलाज होने में काफ़ी लंबा वक्त लगता है। यह एक दीर्घकालिक रोग की श्रेणी में आता है। बाकी और बीमारियां क्षणिक हैं। वायुमंडल में
कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का संबंध क्या है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का संबंध ओजोन परत के अपक्षय से या ओजोन परत के डिप्लेशन से है। तो ओजोन परत का छिद्र होना, पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होना और गर्मी बढ़ने से जुड़ा हुआ है। अगला जो प्रश्न है हमारा, पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करते हैं उसे क्या कहते हैं? पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करते हैं उसे बायोकेमिकल या तो जैव रसायन कहते हैं। तो पौधे जिन पोषक तत्वों को जमीन से या खाद्य या फर्टिलाइज़र जो हम ज़मीन में डालते हैं, छिड़काव करते हैं, उसका उन चीज़ों को सोखते हैं, तो वो एक तरह से बायोकेमिकल है। तो बायोकेमिकल हो गया इसका उदाहरण। उत्तर, मलेरिया का रोग वाहक है। मलेरिया मच्छर से होने वाली एक बीमारी है। तो मच्छर दो प्रकार की होते हैं, एक नर एक मादा। तो मादा मच्छरों के काटने से, और उसमें भी मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया की बीमारी होती है। वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन एवं विकास के लिए करता है, वे पदार्थ प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन मनुष्य को उपहार स्वरूप प्राप्त हुए हैं। आज हमने आपके सामने विज्ञान से संबंधित मॉडल प्रश्न प्रारूप को पेश किया था। अगले दिन और भी जो क्लास 9 से संबंधित मॉडल प्रश्न प्रारूप है उसको पेश किया जाएगा। इसलिए आप वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। धन्यवाद। इस विज्ञान से संबंधित जो PDF है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रुचि के अनुसार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।